नमस्कार, मैं पीयूष सिलवाल क्लास ऑफ पॉलिटिक्स में आपका स्वागत करता हूं। सत्ता की हनक और मजहब का नशा सब कुछ बर्बाद कर देता है। आज हम बात करेंगे कि कैसे अफगानिस्तान की शांत फिजा में जहर का वो डोज घोला गया जिसने उस देश के बढ़ते कदमों को इतना पीछे धकेल दिया कि उससे पार पाना आज मुमकिन ही नहीं है। एक देश को अपने मुनाफे के लिए खोखला करने के बाद मरने के लिए छोड़ दिया गया। अफगानिस्तान हमेशा से ऐसा नहीं था जैसा आज हो गया है। सब जगह गोलीबारी, अपनों ही अपनों के खून के प्यासे हुए जा रहे हैं। आज के जो हालात हैं, उन हालातों के लिए इतिहास की कुछ घटनाओं पर नजर दौड़ाई जाए तो सब कुछ एकदम साफ हो जाता है। 18वीं सदी में अफगानिस्तान में एक बादशाह हुआ करता था जिसका नाम था अहमद शाह अब्दाली। वही अब्दाली जिसने मराठों को हराया था। अब्दाली पहला राजा था जिसने पूरे अफगानिस्तान को अपने नियंत्रण में ले लिया था। इसी बीच इस देश को अफगानिस्तान के नाम से जाने जाना लगा था। इससे पहले आर्याना, आर्यानुम्र, विजू, पख्तिया, खुरासान, पश्तूनख्वा और रूह नाम से इसे जाना जाता था। अब्दाली के राज में अफगानों ने खूब तरक्की की। दूसरी तरफ 19वीं सदी के आखिर तक लगभग पूरे भारत पर अंग्रेज कब्जा जमा चुके थे। अब उनकी निगाहें अफगान की बढ़ती तरक्की पर जाने लगी। अफगानों और अंग्रेजों के बीच 3 युद्ध लड़े गए जिन्हें इतिहास में एंग्लो अफगान वॉर कहा जाता है। 1838 में अंग्रेजों ने दोस्त मोहम्मद को सत्ता से बेदखल कर अपना कठपुतली राजा शाह शुजा अफगानों पर थोप दिया। अफगानों को यह मंजूर नहीं था कि कोई और मुल्क का थोपा बादशाह उन पर हुकूमत करे। आधुनिक हथियारों से लैस अंग्रेजों को अफगानों के हौसले के आगे घुटने टेकने पड़े। 1839 से 1842 तक चले इस युद्ध के बाद अंग्रेज लौटकर चले गए। लेकिन अंग्रेज यहां पर शांत नहीं हुए। अगली जंग की तैयारी में जुट गए और 1878 से हुई दूसरी लड़ाई में अंग्रेजों ने जीत हासिल की और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों पर कब्जा भी कर लिया। अंग्रेज पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा नहीं चाहते थे, बस अपना प्रभाव जमाना चाहते थे ताकि रूस के खिलाफ इस देश को बफर जोन की तरह इस्तेमाल कर सके। लेकिन तीसरे युद्ध, जिसे अफगान की आजादी की जंग भी कहते हैं, इस जंग में अंग्रेजों को अपनी सरहदों की ओर लौटना पड़ा। अफगान अंग्रेजों से मुक्ति चाहते थे, लिहाजा इस जंग में अंग्रेजों को खदेड़कर उन्होंने अपने मुल्क के लिए आजादी हासिल कर ली। इस वक्त अफगानिस्तान के राजा अमानुल्लाह खान थे जो कि काफी लिबरल और प्रोग्रेसिव विचार रखते थे। उन्होंने 1926 में अफगान को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की घोषित किया। ये पहले राजा थे जिन्होंने सिर्फ एक ही शादी की। इनकी पत्नी सोराया तर्जी ने महिलाओं के लिए एक रिवॉल्यूशन सा शुरू कर दिया था। हिजाब और बुर्के का विरोध किया और स्कूल खुलवाए जहां लड़कियां पढ़ सके। पॉलीगैमी का विरोध किया और भी बहुत सारे सुधार किए जो मजहबी ठेकेदारों को हजम नहीं हुए। मजहबी ठेकेदारों ने एक के बाद दूसरा विद्रोह किया। 1923 और 1924 में वे दोनों विद्रोह कुचल दिए गए, लेकिन 1929 के विद्रोह में राजा को अपनी सत्ता से हाथ गंवाना पड़ा और ब्रिटिश इंडिया में शरण लेनी पड़ी। कहा जाता है कि ये विद्रोह के बीच अंग्रेजों ने ही बोए थे क्योंकि वह अफगान की तरक्की को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। अंग्रेजों ने महारानी की फर्जी तस्वीरें अफगान के लोगों के बीच सर्कुलेट करवाई जिसने इन विद्रोहों को हवा दी। इसके बाद 1933 में अफगानिस्तान के राजा जाहिर शाह बने जिन्होंने 40 साल तक राज किया। इनके राज में अफगानिस्तान खूब तरक्की कर रहा था, मॉडर्नाइजेशन बहुत तेजी से हो रहा था और दूसरे देशों के साथ डिप्लोमेटिक रिश्ते भी बन रहे थे। जाहिर खान के प्रधानमंत्री दाऊद खान ने खैबर पख्तून इलाके में चल रहे सेपरेटिस्ट मूवमेंट को हवा देना शुरू कर दिया क्योंकि अफगानिस्तान उस बॉर्डर के साथ खुश नहीं थे जो बहुत पहले अंग्रेजों ने तय की थी, जिसे ड्यूरेंट लाइन के नाम से जाना जाता था। अफगान खैबर पख्तूनवाला इलाका चाहते थे क्योंकि यहाँ पश्तून एथनिसिटी के लोग रहते हैं जो अफगान आबादी का भी बहुत बड़ा हिस्सा है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ अपना बॉर्डर सील कर दिया। दोनों देशों के बीच व्यापार बंद हो गया जिसके चलते प्रधानमंत्री दाऊद खान को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। साल 1964 में एक नया सिस्टम तैयार किया गया जिसमें प्रधानमंत्री चुनने के लिए इलेक्शन कराने की घोषणा हुई और यह नियम रखा गया कि राज परिवार का कोई भी सदस्य राजनीतिक पद पर नहीं रहेगा। कुल मिलाकर दाऊद को सत्ता से दूर रखना था।
1973 में किसी कारण से जाहिर खान विदेश गए थे, तो दाऊद खान ने तख्ता पलट कर सत्ता हथियार ली। यह तख्ता पलट बगैर किसी खून खराबे के हुआ था। दाऊद ने खुद को राजा नहीं कहा, बल्कि राष्ट्रपति प्रेसिडेंट बताया। दाऊद ने पार्लियामेंट और जुडिशरी को खत्म कर नए तरीके से तानाशाही की शुरुआत की। तानाशाह होने के बावजूद भी उसने काफी सारे सुधार किए। इस दौर में अफगानिस्तान एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर उभर रहा था। दाऊद ने विदेश नीति में भी कुछ बदलाव किए थे। अभी तक रूस के प्रभाव में ज्यादा रहने वाला देश अमेरिका की ओर देखने लगा था, जो रूस को पसंद नहीं आ रहा था। रूस ने अमेरिका से बढ़ती नजदीकी पर आपत्ति जताई, जिस पर दाऊद ने उन्हें यह कहकर फटकार दिया कि अफगान के लोग जानते हैं कि उन्हें कैसे रिश्ते बनाने हैं और कैसे सत्ता चलानी है। किसी दूसरे देश को यह बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इस वक्त अफगानिस्तान में दो राजनीतिक विचारधाराएं मौजूद थी। कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट लोग जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नाम से पार्टी चला रहे थे, और दक्षिणपंथी इस्लामिस्ट पार्टी का तेजी से यहां परचम फैल रहा था। कम्युनिस्ट पार्टी दो हिस्सों में बटी थी, खाल्क और परचम। दाऊद ने अपनी तीसरी पार्टी बनाई, जिसका नाम रखा अफगानिस्तान रिवॉल्यूशनरी पार्टी। दाऊद को अपनी कुर्सी का खतरा लग रहा था, इसलिए उसने दोनों विरोधियों को मरवाना शुरू कर दिया। एक के बाद एक कई अपोजिशन लीडर्स को मरवा दिया गया। अप्रैल 1978 में हुई एक कम्युनिस्ट लीडर की हत्या दाऊद के ताबूत में आखिरी कील साबित हुई। दाऊद का तख्ता पलट तो हुआ ही, साथ में उसे अपनी जान भी गंवानी पड़ गई। इसके बाद नई कम्युनिस्ट सरकार बनी। नूर मोहम्मद ताराकी नए प्रेसिडेंट बने। उन्होंने बहुत से सुधार किए, जो सुधार धर्म के ठेकेदारों को बिल्कुल भी हजम नहीं होने थे। ये धर्म के इतने खिलाफ थे कि इन्होंने एक बार ये तक कह दिया कि अगर आप 1 साल के बाद अफगानिस्तान आएंगे तो आपको मस्जिदें खाली दिखेंगी। इनके विचारों ने कट्टरपंथियों को भड़काया और इस्लाम खतरे में चला गया। इस्लाम खतरे में गया तो एक जिहाद शुरू हुआ, जिसे इस्लाम को बचाने के लिए चलाया गया था, और वो इस्लाम पर चल रहा खतरा अभी तक खत्म नहीं हुआ है। इस्लामिस्ट पार्टी ने कम्युनिस्टों के खिलाफ सिविल वॉर की घोषणा कर दी। 1979 में ताराकी को मार दिया जाता है। पहले से ही दो हिस्सों में बटे कम्युनिस्ट और कमजोर हो जाते हैं। इसी बीच सोवियत यूनियन को अफगान में घुसने का मौका मिल जाता है। वो कम्युनिस्टों को बचाने के लिए और अपने इन्फ्लुएंस को बनाए रखने के लिए मुजाहिदीन के खिलाफ जंग छेड़ देते हैं। हफीजुल्लाह, जो ताराकी को मारकर अफगानिस्तान की सत्ता हथिया चुका था, उसे हटाकर रूस ने बारबरा करमल को सत्ता में बैठाया। अफगानिस्तान शांति की ओर बढ़ने लगा था। चीजें सामान्य होने लगी थी और स्थिति पहले से बेहतर हो रही थी। रूस के इस बढ़ते दबदबे को देखकर अमेरिका कहां चुप रहने वाला था। कोल्ड वॉर में एक और देश खोने की कीमत अमेरिका बिल्कुल भी चुकाने को तैयार नहीं था। अमेरिका ने मुजाहिदीन को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। CIA ने सीक्रेट मिशन लॉन्च किया, जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन साइक्लोन। $5 लाख की सीक्रेट एड शुरुआती तौर पर दी गई, बाद में एक खेप बढ़ती रही। अमेरिका की CIA के साथ पाकिस्तान की ISI और इंग्लैंड और सऊदी अरेबिया मुजाहिदीन को सपोर्ट कर रहे थे। पहाड़ियों में छिपकर हमला करने वाले मुजाहिदीन को जब बाहरी ताकतों से मदद मिलने लग गई, तो उसने रूस की नाक में दम करना शुरू कर दिया। ठीक 9 साल बाद फरवरी 1989 में रूस अपनी फौज वापस बुलवा लेता है काबुल से। अमेरिका और रूस के बीच ये समझौता होता है कि रूस के वापस लौटने के बाद अमेरिका मुजाहिदीन को मदद देना बंद कर देगा, लेकिन असल में अमेरिका अपनी बात पर रहता ही नहीं। वो मुजाहिदीन को मदद करते रहता है, पैसा देते रहता है। इसी बीच क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान के जरिए सारे काम को अंजाम दे रहा था, तो पाकिस्तान के मदरसों में जो आतंकी तैयार किए जा रहे थे, जिन्हें कुछ हिंदुस्तान भेजा जा रहा था और कुछ को पाकिस्तान, इन्हें मजहब का वो जहर पिलाया गया था, इतने गहरे तरीके से घोल कर पिलाया गया था कि ये पहले से मौजूद मुजाहिदीन से ज्यादा कट्टरपंथी और खतरनाक साबित हुए। और यहीं से शुरुआत हुई तालिबान के जन्म की। तालिबान शब्द का पश्तून में मतलब होता है छात्र, यानी कि स्टूडेंट, और इसके संगठन के सदस्यों की ओर इशारा किया जाता है कि मुल्ला उमर के स्टूडेंट्स। साल 1994 में मुल्ला उमर ने इसी कंधार में तालिबान को बनाया था। तब उसके पास 50 समर्थक थे, जो सोवियत काल के बाद गृह युद्ध के दौरान
अस्थिरता, अपराध और भ्रष्टाचार में बर्बाद होते अफगानिस्तान को संवारना चाहते थे। धीरे धीरे यह पूरे देश में फैलने लगा और सितंबर 1995 में उन्होंने ईरान से लगे हेरात पर कब्जा किया और फिर अगले साल 1996 के दौरान कंधार को अपने नियंत्रण में लिया और फिर राजधानी काबुल पर अपना कब्जा कर लिया। इसके साथ ही राष्ट्रपति बुरहानुद्दीन रब्बानी को कुर्सी से हटा दिया। रब्बानी अफगानिस्तान मुजाहिदीन के संस्थापकों में से एक थे जिन्होंने सोवियत ताकत का विरोध किया था। साल 1998 तक करीब 90% अफगानिस्तान पर तालिबान काबिज हो चुका था। शुरुआत में तो अफगानिस्तान के लोगों ने तालिबान का स्वागत किया और समर्थन भी किया। इसे मौजूदा व्यवस्था के समाधान के तौर पर देखा जाने लगा था। फिर धीरे धीरे कड़े इस्लामिक नियम लागू किए जाने लगे। चोरी से लेकर हत्या के दोषियों को सरेआम मौत की सजा दी जाने लगी। समय के साथ रूढ़िवादी कट्टरपंथी नियम थोपे जाने लगे। टीवी म्यूजिक को बैन कर दिया गया, लड़कियों के स्कूल जाने से मना कर दिया गया, महिलाओं पर बुर्का पहनने का दबाव बनाया गया। बहुत सारे तमाम तरीके के प्रतिबंध यहाँ पर लगाने शुरू कर दिए गए। दुनिया की नजरों में तालिबान आया अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमले के बाद, जब अलकायदा सरगना उसामा बिन लादेन, जिसने 11 सितंबर 2001 के आतंकी हमले की प्लानिंग की थी, तालिबान ने जिसे पनाह दे रखी थी। 26/11 के बाद जब ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ढूंढ खोज कर रहा था और उसे जब पता चला कि ओसामा बिन लादेन तालिबान के पास है, तो तालिबान उसने ओसामा बिन लादेन को उसके हवाले करने की बात कही, लेकिन तालिबान ने ओसामा को अमेरिका के हवाले करने से साफ मना कर दिया। बदले की आग में झुलस रहे अमेरिका ने दनादन 2001 में अपनी पूरी फौज अफगानिस्तान में उतार दी और काबुल में फौज उतारते ही वहां गोलीबारी, हवाई हमले शुरू कर दिए। 2001 से 2021 तक तकरीबन 20 साल अमेरिका की फौज ने अफगानिस्तान में वक्त गुजारा। साल 2011 में अमेरिका की फौज ने ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में ढूंढकर मार गिराया था, लेकिन उसके बाद भी अमेरिका की फौज अफगानिस्तान से नहीं गई थी। इसके बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान में घुसकर मुल्ला उमर की सरकार को गिराया और बाकी तालिबानी नेता उमर और बाकी तालिबानी नेता जिन्हें डर लग रहा था वो यहाँ से पाकिस्तान भाग गए। पाकिस्तान ने उन्हें संरक्षण दिया था बहुत लंबे टाइम तक। अब जो भागे हुए तालिबानी और नेता थे, ये सब के सब अब या तो अफगानिस्तान लौट चुके हैं या फिर लौटने की तैयारी में। पिछले साल फरवरी में अमेरिका और तालिबान ने ऐतिहासिक समझौता किया कि इसमें अमेरिका की सेना ने ये घोषणा की कि वो 14 महीने में अफगानिस्तान को छोड़ देगी, जिसके बदले में उसने तालिबान से ये कहा कि वो वहाँ के लोगों के नागरिक अधिकारों की रक्षा करेगा और विदेशी फौजों पर आक्रमण नहीं करेगा। वो स्कूलों पर भी हमले नहीं करेगा, लेकिन असल में हुआ कुछ और। अमेरिका चुपचाप रात के अंधेरे में चोरों की तरह अफगानिस्तान से अपनी सेना वापस बुला चुका है। अमेरिकी सेना के देश छोड़ने के साथ ही तालिबान की क्रूरता अपने चरम पर पहुंचने लगी है। पत्रकारों, एक्टिविस्टों, अधिकारियों को टारगेट करके मारा जा रहा है। तालिबान लगातार कब्जे पर कब्जे किए जा रहा है और संभव है कि कुछ वक्त बाद तालिबान पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर ले। अमेरिका और रूस के दखल की वजह से आज अफगानिस्तान के लोग डर के साए में जी रहे हैं और दुनिया के दूसरे देशों से मदद की गुहार लगा रहे हैं। तालिबान का बढ़ना सभी के लिए खतरा है, फिर चाहे हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, रूस हो, चीन हो या कोई और देश। दक्षिण एशिया में इससे खासा प्रभाव पड़ने वाला है क्योंकि इस्लामिक मिलिटेंसी बढ़ने का इससे खतरा बढ़ेगा। अफगानिस्तान में भारत के इन्वेस्टमेंट को भी खतरा बढ़ेगा। अफगानिस्तान के लोग भारत से मदद की गुहार लगा रहे हैं। क्या दूसरे मुल्क की लड़ाई में भारत को कूदना चाहिए? क्या भारत को अफगानिस्तान की मदद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? आपके जो भी विचार हों इस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। फिलहाल के लिए इतना ही। अगली मुलाकात में मिलते हैं किसी और नए मुद्दे के साथ। अगर आपने अभी अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।